अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एक और एपिसोड में शील्ड मदर एंड बेबी हेल्थ प्रोग्राम में। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ज़ेब, गायनेकोलॉजिस्ट। थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़ेब, वेलकम बैक अगेन। आपके एपिसोड्स बहुत ही माशाल्लाह पॉपुलर हैं। तो आज हम बात करेंगे पोस्टपार्टम पे, जो कि एक मदर का आफ्टर बर्थ, जब वो एक बच्चा को डिलीवर करती हैं, उनके लिए बहुत क्रिटिकल टाइम पीरियड होता है। बहुत बाज़-औक़ात माओं के लिए एक परेशानी वाला पीरियड भी होता है। इसके बारे में हम थोड़ा-सा बात करेंगे कि पोस्टपार्टम का पीरियड के बारे में, और पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो माओं को हो जाती है, कितने लंबे अरसे तक होती है, क्या-क्या उसके जो है इफ़ेक्ट्स होते हैं माँ पे, बाप पे और बच्चे पे, वो आज हम बात करेंगे डॉक्टर ज़ेब से। सो थैंक यू डॉक्टर ज़ेब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। चलिए, आज हम जो मेरा पहला सवाल है वो ये है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या चीज़ होती है? देखिए, एक तो सवाल में ही जवाब छुपा है, पोस्टपार्टम और फिर डिप्रेशन। ठीक, तो यानी कि वो वाला क्रिटिकल या वल्नरेबल पीरियड, यानी कि एक बिल्कुल नाजुक टाइप का पीरियड कह लीजिए, जिसमें एक औरत एक बहुत ज्यादा फिजिकल, इमोशनल और थोड़े से साइकोलॉजिकल उसके साथ पीरियड्स के साथ भी गुजर रही होती है। जाहिर है उसने अभी मतलब डिलीवरी के प्रोसेस से गुजरी है, वो भी एक मुश्किल टाइम था। उसके बाद जो है, अब जाहिर है उसके पास बच्चा है, जिम्मेदारियां हैं, ये सब कुछ है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो इन इन नई चीजों को बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, और कुछ लोग होते हैं जो इन नई चीजों को नहीं अडेप्ट कर सकते हैं बहुत जल्दी। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी औरतें जो होती हैं, जब वो कूप नहीं कर पाती हैं, जब वो बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं, जब बहुत सारी चीजों को वो बहुत ज्यादा नहीं ले पाती हैं स्ट्रेस को, तो वो डिप्रेशन में चली जाती है। ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि कितना कॉमन है, ये हमें देखना होता है कि कितना कॉमन है। ये ऐसा नहीं है कि हर औरत को हो जाएगा, या हर औरत जो वो बच्चा पैदा कर रही है उसके बाद वो डिप्रेशन में जाएगी, ऐसा नहीं। ठीक, ये उमूमन होता है। जो हम एक एक वेरिएबल हम डाटा जो लेते हैं, उसमें ये होता है कि ऑलमोस्ट हर 9 में से या 10 में से एक औरत को ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है। अच्छा। जी हाँ, यानी इट्स फेयरली कॉमन, राइट? मतलब 9 में से एक औरत को हो रहा है तो इट्स टू मच। काफी। ठीक है, यानी अगर अगर हर हॉस्पिटल का हम डाटा निकालें, अगर एक हॉस्पिटल में 10 डिलीवरीज हो रही हैं, तो उसमें से एक औरत को तो प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल। इट्स नॉट लाइक अ गुड थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, दूसरी चीज क्या होती है कि डिप्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि डिप्रेशन हो गया और जो आम जबान में हम कहते हैं कि नफ्सियाती मरीज बन गए और ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी एक मतलब जिस्म के अंदर एक चेंज है जो कि कुछ टाइम लेता है और चला जाता है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन की हम ये बात करते हैं तो ये तकरीबन जो है 6 से 12 घंटे से शुरू होके तकरीबन 6 हफ्ते तक चलता है। यानी कि जो पूरा एक 6 हफ्ते का जो पीरियड होता है, एक ना मतलब उसका आपके परफ्यूरम का कह लीजिए आप, ठीक है, ये वाला जो पीरियड होता है उस तक जाता है। अच्छा, कुछ औरतें हैं कि जिनका डिप्रेशन सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी या डिलीवरी से रिलेटेड कुछ इवेंट्स उनके साथ रिलेटेड था। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दूंगी मैं आपको। कुछ औरतें जिनकी डिलीवरी का जो टाइम था वो थोड़ा स्ट्रेसफुल रहा, एक बात। दूसरा ये कि वो वाला जो पेनफुल जो डिलीवरी का प्रोसेस होता है उसको कूप नहीं कर सकी वो। तीसरी बात ये हो सकता है उनकी डिलीवरी थोड़ी ट्रॉमेटिक हुई हो, जैसा वो एक्सपेक्ट कर रही हो कि भाई मेरी बिल्कुल नॉर्मल स्मूथ डिलीवरी हो जाएगी, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। प्रॉबेबली उसके बाद जो है उस वक्त उनको लाइक आई मीन कोई इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी हुई हो, जैसे फोर्सेप्स लगे हो, वैक्यूम लगा हो, उसके बाद कोई प्रॉब्लम्स हुए हो, ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हो गया हो, ऑल टुगेदर ये सारी चीजें मिक्सअप होके थोड़ा सा ये डिप्रेशन का रूप ले लेती है। अच्छा, अगर ये सिर्फ प्रेगनेंसी से रिलेटेड है तो मतलब बहुत ज्यादा इम्कान ये होता है कि तकरीबन 6 हफ्ते से लेके 8 हफ्ते तक ये खत्म हो जाता है। ठीक, अच्छा, ये दूसरी नॉर्मल टाइम कैटेगरी ये नॉर्मल टाइप की होती है, और से अगर नहीं तो अगर किसी को हल्का हल्का रहता है तो वो 6 महीने तक भी चलता है जाके। ठीक है, अच्छा। तो ओवरऑल हम इसको, जी हाँ, 6 वीक से लेके 6 मंथ्स तक हम इसको लेके जाते हैं टोटल पीरियड को। अब जाहिर है, अब ये 6 हफ्ते और 6 महीने, ये शुरू के 6 महीने औरत के लिए भी इम्पोर्टेंट है, उसके हस्बैंड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, प्लस बच्चे के लिए भी जो आया है दुनिया में, प्लस सराउंडिंग में जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए। लेकिन हमेशा अफेक्टेड कौन होते हैं? जो फर्स्ट डिग्री या जो फर्स्ट इस चीज को हैंडल कर रहे होते हैं, माँ बाप और उनका बच्चा। ठीक है। अच्छा, जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं नवीन, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि डिप्रेशन ऐसा नहीं है कि डिलीवरी हुई और फौरन हो गया। ठीक है, पोस्टपार्टम जितने भी ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं, हम इनको 2-3 कैटेगरीज में जो है हम इनको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है पोस्टपार्टम ब्लूज। ठीक है, पोस्टपार्टम ब्लूज आता है। ब्लूज बिल्कुल एक हल्का सा एक फीलिंग होती है जिसमें एक औरत को सिर्फ ये होता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील होता है, नंबर 1।
वो बहुत ज्यादा अफसुर्दा फील करती है, खुद को एंशियस होती है और बहुत ज्यादा रोना आता है, सही। दैट इज अनकंट्रोलेबल। ठीक है, ये एक निशानी होती है बेबी ब्लूज की। और जो हम ठीक। बहुत ज्यादा देखते हैं अपनी प्रैक्टिस में कि आमतौर पे खवातीन क्या होती हैं, स्पेशली जिनका पहला बेबी होता है, ठीक है, सही। क्योंकि वो जाहिर है एक तो वो स्ट्रेस से गुजरी होती हैं, प्रेगनेंसी का, फिर डिलीवरी का, फिर लेबर का स्ट्रेस है, फिर उनको बच्चा लेना है, कुछ औरतों को बच्चा पकड़ना नहीं आता, फीड नहीं करवाना आता, पीयर्स प्रेशर होता है कि भाई कैसे फीड करवा रही हो, कैसे है कैसे नहीं है, बच्चे को ऐसे पकड़ो, बच्चे को ऐसे लिटाओ, बच्चे का सर सही। बिठाओ, पता नहीं क्या क्या इस तरह की चीजें ना। अब इसमें क्या होता है कि वो बच्ची कह लीजिए आप या औरत कह लें, तो बहुत ज्यादा एंजाइटी या स्ट्रेस में चली जाती है, बैठे बैठे उसको रोना आना शुरू हो जाता है, अनकंट्रोलेबल होता है। आपने उससे सलाम दुआ की, हेलो भाई कैसी हो, शी विल स्टार्ट क्राइंग। ठीक है, अच्छा। सही। खाना खाया नहीं खाया, शी विल स्टार्ट क्राइंग, बैठे बैठे भी रोना शुरू हो जाएगी। तो ये एक कैफियत होती है जिसको हम कहते हैं बेबी ब्लूज। ओके, और बेबी ब्लूज बहुत माइल्ड सी कैफियत होती है। अगर इसमें किसी औरत को अच्छी सपोर्ट मिल जाए, ठीक है, फैमिली की, हस्बैंड की, तो ये खत्म हो जाता है एंड इट बेयरली टेक्स अराउंड 3 to 5 days, जैसे एक हफ्ता। ठीक सही। है, खत्म हो गया। अब सपोज ये चीजें हैं अपनी जगह पर कि वो अफसुर्दा है, वो स्ट्रेस में है, वो एंजाइटी में है, उसको रोना आ रहा है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रही है, वो बच्चे को नहीं उठा पा रही है। जब ये चीजें चलती चली जाती हैं तो ये डिप्रेशन का रूप धार लेती ठीक। है। यानी आप इसको देख लीजिए, 10 दिन आप ले लीजिए, शुरू के 10 दिन, शुरू के 10 दिन से लेके आप 6 हफ्ते से लेके 6 महीने तक का आप टाइम लगा लीजिए, तो ये वाला टाइम आ जाता है डिप्रेशन। ओके, सही। सही है। अच्छा, अब डिप्रेशन में क्या होता है कि तकरीबन जैसे नाउमीदी की बातें हैं जिसको हम कहते हैं आम जुबान में, यानी इंग्लिश में ही होता है लेकिन हम चूंकि बोल रहे होते हैं, होपलेसनेस होता है, एम्प्टी या खालीपन फील होता है उसको बहुत ज्यादा। ठीक है, अच्छा, अब ये सारी चीजें क्या करती हैं कि उस औरत की फिजिकल, उस औरत की मेंटल और उसकी जो होती है ओवरऑल जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर है, उन सब पे बहुत बुरा असर डालती है। ठीक, सही। अब इसमें क्या होता है कि अब जाहिर है अगर कोई डिप्रेस है, कोई रो रही है, कोई अपना कंसंट्रेट नहीं कर पा रही है, बच्चे को फीड नहीं करा पा रही है, तो क्या होगा कि वो उसकी डे टू डे एक्टिविटीज तो खत्म हो गई, वो तो बहुत बिल्कुल। इंटरफेयर करेगी चीजों में, बिल्कुल। है ना, वो नहीं कर पाएगी, वो बच्चा नहीं उठा पाएगी। अब जाहिर है हमारे यहाँ मुआशरे में ऐसा नहीं है कि अगर किसी की डिलीवरी हो गई तो वो 1.25 महीने के लिए जो है वो बिल्कुल बेड बाउंड हो जाएगी या बिस्तर पे पड़ी जी। रहेगी। वो तो और फौरन ही कामकाज में लग एग्जैक्टली जाती है। एग्जैक्टली, बहुत सारी खवातीन तो भाई डिलीवरी हुई है आज और कल से बेचारी उठ के जो है अपने घर का काम करना शुरू कर बिल्कुल। देंगी। ठीक है ना, ऐसा होता है। अब अगर सपोज कोई औरत अगर नहीं कर पाएगी और वो ये सब चीजें फील कर रही है, तो ऑब्वियसली वो मजीद डिप्रेशन में जाएगी। ठीक है, सही। मजीद डिप्रेशन में जाएगी। अब उसमें क्या हो जाएगा कि उसके पास एनर्जी नहीं होगी, उसके पास कोई मोटिवेशन नहीं होगी, या तो वो बहुत ज्यादा सोएगी या बहुत कम सोएगी, ये फिजिकल अलामात हो जाएंगी उसकी। हम्म। ठीक है, दूसरी फिजिकल अलामत क्या होंगी, उसको भूख नहीं लगेगी, अगर भूख लगेगी तो हजम नहीं होगा, मैदे में दर्द, सर में दर्द, जिस्म में हर जगह दर्द दर्द दर्द, यानी पुरदर्द सही। बाजूकात को महसूस करेगी खुद को ना, सही। कि मुझे तो हर जगह दर्द हो रहा है, मैं तो ठीक ही नहीं हो पा रही हूँ, ये मेरे साथ क्या हो गया, क्या मैंने ऐसा जुर्म कर दिया या ऐसा क्या गुनाह कर दिया डिलीवरी या बच्चा पैदा करके कि मुझे ये सब चीजें फील हो रही। ठीक है, ये सही। सारी की सारी चीजें जो हैं ये डिप्रेशन की तरफ चली जाती है। ठीक सही। है, बिल्कुल। अच्छा, अब आप एक और कैटेगरी ले लीजिए, उसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में पोस्टमार्टम साइकोसिस। सही। ये थोड़ी एक सीरियस बीमारी होती है, अच्छा, सीरियस इन द ये सेंस, डिप्रेशन से, पोस्टमार्टम डिप्रेशन से अलग होता है? नहीं, देखिए, ब्लूज मैंने आपको बताया सिम्टम्स बिल्कुल। हल्के होंगे, हम्म। डिप्रेशन में सिम्टम्स थोड़े ज्यादा होंगे, लंबे अरसे के सही। लिए जाएंगे। साइकोसिस एक ऐसी चीज है जिसमें ये सब चीजें तो होंगी, उसमें दो चीजें एक्स्ट्रा आ जाती हैं। अच्छा। उसमें दो चीजें एक्स्ट्रा इस तरह आ जाती हैं कि औरत इन तमाम चीजों को सोचते हुए कि यार मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं अपना हम्म। बच्चा नहीं उठा पा रही हूँ, मैं घर के काम नहीं कर पा रही हूँ, मुझसे तो कुछ नहीं हो रहा है, मैं किसी को खुश नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, इन तमाम चीजों के साथ वो ये सोचेगी कि ओके, मैं खुद को ही खत्म कर लेती हूँ। अच्छा, सुसाइडल सुसाइडल थॉट्स। आइडिएशन, सुसाइडल आइडिएशंस आना शुरू हो जाते हैं उसमें ना। ठीक है, सुसाइडल आइडिएशंस जब भी आ जाएंगी, प्लस उसको हेलुसिनेशंस होती हैं बहुत ज्यादा ना, कि मेरे अच्छा। कानों में घंटियां बज रही हैं, मुझे कुछ आवाजें आ रही हैं, मुझे कोई बुला रहा है, ठीक है, मुझे कोई कह रहा है कि मेरी बात सुनो, मेरे पास आओ। कुछ लोगों को विजुअल हेलुसिनेशंस भी होती हैं कि अपने सामने लोग चलते फिरते नजर आते हैं, और वो लोग जिनसे कभी उनका ताल्लुक नहीं होता, और वो लोग जो प्रोबेबली जो गुजर गए हैं, इस दुनिया में नहीं है, कुछ लोगों को वो भी नजर आते हैं। ठीक है, तो जब हेलुसिनेशंस,
सुसाइडल आइडिएशन, और एक और खतरनाक बात होती है इन्फेंटिसिडल आइडिएशन, यानी कि ये जो बच्चा है यही है वजह मेरी तमाम अलामत की, बच्चे को ही मार दूं। अच्छा। जी हाँ, ठीक है। तो ये आ जाता है फिर उसमें पोस्टमार्टम साइकोसिस में, और अच्छा, ये ये एक कितना ज्यादा आपने देखा है कि जो औरतें हैं वो डिप्रेशन में मुब्तला होके साइकोसिस में भी चली जाती, कितना आपने इसको देखा है कि होता है यहाँ पर? साइकोसिस, देखिए अगर हम डिप्रेशन की बात करते हैं तो 100 में से 5 औरतें जो हैं वो सुसाइड की तरफ सोचती हैं कि मैं खुदकुशी सही। कर लूं, खुद को मार लूं, और तकरीबन 100 में से 4 औरतें ये सोचती हैं कि मैं बच्चे को ही मार दूं। ठीक है, तो जब ये चीजें आ जाती हैं, और साइकोसिस जो है वो तकरीबन इतनी सिवियर फॉर्म है कि जब वो अपने आप को मारने का सोच रही है या अपने बच्चे को मारने का सोच रही है, तो ये तकरीबन हम देखते हैं कि 1000 में से 1 या 2 औरत ऐसा सोचती है। ठीक है, ठीक। लेकिन तो मतलब अगर रेट कोई बहुत ऐसा कम है। रेट कम है, बट इट इज अ सिवियर फॉर्म ऑफ बिल्कुल। साइकोलॉजिकल या बिल्कुल। साइकेट्रिक डिसऑर्डर। सही। बिकॉज देखिए ना, मेरे पास कोई भी नहीं है, ठीक है, मेरा हम्म, बच्चा मेरे पास है, अगर मुझे कोई ऐसा थॉट आ जाता है तो आई विल किल आइदर माई सेल्फ और माई बेबी, राइट। राइट। तो ये दोनों चीजें ही सही नहीं होती हैं। बिल्कुल सही। बिल्कुल। साइकोसिस के अंदर आपको हॉस्पिटल एडमिशन की भी जरूरत पड़ सकती है बाज़ औक़ात। सही। ठीक है, बिकॉज आपके थॉट्स को जो है वो ब्लॉकेज देनी है, आपकी काउंसलिंग करनी है, आपको रिहेबिलिटेशन में रखना है, ताकि आप अपने बच्चे को ना मारें, आप ऐसे थॉट्स ना आप लेकर। हम्म। ठीक है, ये हो जाता है साइकोसिस में। ठीक, ये बहुत रेयर है, और हम मतलब बिल्कुल बहुत ही शाज़ो नादिर हम देखते हैं कि अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कोई ऐसा हो, बट होता है ऐसा, ऐसा नहीं है सही। कि ओके। मोर ओवर डिप्रेशन बहुत कॉमन है, ब्लूज बहुत कॉमन है। ब्लूज तो बाज़ जो है नोटिस में भी नहीं आते, बिकॉज सही। शुरू के 3 से 5 दिन में वैसे ही हम्म, औरत जो है वो थोड़ी सी सराउंड वो घिरी हुई होती है लोगों से, बाज़ उसको पता भी नहीं चलता है, सपोर्ट होती है और इस तरीके से। लेकिन हाँ, डिप्रेशन एक बड़ी एक चीज है कि जो लंबे अरसे तक चलती है, और अगर हम इसको ट्रीट ना करें, हम इसके रूट कॉज या हम इसकी जड़ को ना पकड़ें, तो ये फिर लेटर ऑन या लाइफ में जाके ये मजीद यानी कि डिप्रेशन या आगे जाके बाइपोलर डिसऑर्डर्स उनकी शक्ल इख्तियार कर देती है। अच्छा, ये कितने फीसद होता है कि अगर डिप्रेशन, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर ज्यादातर पोस्टमार्टम डिप्रेशन की ना मदर्स बात करती हैं ना फैमिलीज में ज्यादा बात होती है, इसको बिल्कुल डिस्कस नहीं किया जाता है, बिल्कुल। और डॉक्टर के पास जाना तो दूर की बात है, मतलब लोग इसको बहुत इग्नोर कर देते हैं। तो जी जी, मुझे ये ऐसा ही है। बताएं कि जो अगर डिप्रेशन ट्रीट ना हो और वो थोड़ा बढ़ता जाए तो वो आगे कितना फीसद होता है कि वो परमानेंट डिप्रेशन का रूप ले ले? देखिए, जो स्टडीज ये कहती हैं या गाइडलाइंस ये कहती हैं कि ऑलमोस्ट इस तरह के केसेस में, यानी कि 1 in 4, यानी कि अगर 4 में से एक औरत जो है वो परमानेंट जाके आगे मसले मसाइल का शिकार हो काफी जाती हाई है। परसेंटेज है मतलब। हाई परसेंटेज है ना, ऑलमोस्ट जी। आप ये देख लीजिए कि 4 में से एक मना 25%, 25% इज हम्म। वे टू मच। ठीक है, दूसरा, हमारी सोसाइटी या हम जिस मुआशरे से ताल्लुक रखते हैं वहाँ पे मेंटल हेल्थ के ऊपर तो बात ही नहीं की जाती है, मेंटल हेल्थ को तो बिल्कुल। सोचा ही नहीं जाता कि ये भी कोई बिल्कुल। हेल्थ है ना। सही बात है। लोग अच्छा पहन लेंगे, अच्छा खा लेंगे, अच्छा दिख लेंगे, सब कुछ है, दिमाग में क्या चल रहा है ये कोई नहीं सोच रहा होता। ट्रू। ठीक, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये निग्लेक्ट हो जाती है, ये बेचारी पकड़ में नहीं आती है, इस तरह औरतें परेशान रहती हैं, तकलीफ में रहती हैं। ठीक है, सब कुछ रहता है उनके साथ ना। और बहुत दफा ऐसा होता है कि दे एंड अप इन हैविंग एक उनके ऊपर लेबल लग जाता है कि ये तो नफ्सियाती है, ये तो पागल है, इसको तो पागल खाने दाखिल करवा दो, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, ये सही। एंड में जाके रिजल्ट आ जाता है। तो ये होता है पोस्टमार्टम डिप्रेशन। सही। सही। अच्छा, मैं अब थोड़ी सी ये बात करना चाहूंगी कि ये होता क्यों है। सही। बिल्कुल। रूट ये कॉज क्या है? हमारे जी रूट कॉज क्या है ना, होता क्यों है ना। तो सबसे पहले, प्रेगनेंसी एक स्टेट है, हम इतने प्रोग्राम्स में यही बात करते हैं कि हार्मोनल चेंजेस होती हैं, हार्मोनल चेंजेस होती हैं। ठीक है, तो हार्मोन्स होते हैं हमारे पास एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, इनका बॉडी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है, हम्म। बॉडी पे इफेक्ट ये होता है कि ये वाटर रिटेंशन करवाते हैं, स्पेशली प्रोजेस्टेरॉन, ये वाटर रिटेंशन करवाता है बॉडी में। औरत फूलती है, बॉडी में चेंजेस आती हैं, हेडेक होता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस होती है, टांगों में दर्द होता है, मैदे के प्रॉब्लम्स होते हैं, रिगर्जिटेशन होती है यानी खाना हजम नहीं होता या कुछ इस तरह। हम्म। ठीक है, नोजिया वोमिटिंग, ये सारी चीजें हार्मोनल इफेक्ट्स होते हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात ये, हार्मोनल इफेक्ट हुए आपने देखा होगा कि औरतें प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा वेट गेन कर लेती हैं। डिलीवरी होने के बाद वो ये चाहती हैं कि यार मैं जैसी प्रेगनेंसी से पहले थी, पतली दुबली स्लिम नाजुक पतला,
तो मैं वैसे ही, जैसे ही बच्चा बाहर आया मैं वैसे ही हो जाऊँ, ठीक है। तो ये बड़ा एक इम्पॉसिबल हो जाता है उस वक्त और कि इससे बॉडी आपको लगता है कि स्ट्रेस भी बढ़ता होगा? बढ़ता है। मैं यही बात आपको बताना चाह रही हूँ कि क्या होता है कि अब बेबी तो बाहर आ गया, लेकिन जो हार्मोनल चेंजेस हैं दे टेक लिटिल टाइम टू रिवर्ट बैक, ठीक है। ये होती है तकरीबन 6 हफ्ते से लेके 6 महीने तक। कुछ तो चेंजेस बॉडी में 1 साल तक भी लेती हैं कि वो नॉर्मल हो, प्री प्रेगनेंसी स्टेट, ठीक है। अब क्या होता है कि वो एक स्टेट आ जाती है कि एक वो लड़की जो बिल्कुल धान पान थी प्रेग्नेंट होने से पहले, और सपोज हम वेट्स में बात कर लेते हैं, सपोज अगर वो 50 केजी थी प्रेग्नेंट होने के वक्त, जब उसने कंसीव किया 50 केजी था, अब उसने बेबी डिलीवर किया है से, एंड सपोज शी इज लाइक 65 एंड 70 केजी, ठीक है। तो बड़ा एक विंडो आ गई हमारे पास 20 केजी की, 15 केजी की। अब वो बच्चा बाहर निकलते ही तो नॉर्मलाइज नहीं होना। अब उसमें क्या होता है कि हार्मोनल चेंजेस आ रही हैं, बॉडी आपकी इतनी बड़ी हो गई है, तो कुछ औरतें और कुछ आसपास के लोग भी होते हैं, वो भी कहते हैं, आय हाय इतनी मोटी हो गई, अब तुम कैसे अपना वेट कम करोगी। कुछ लोग उनको बॉडी शेमिंग भी करते हैं, बिल्कुल। उसकी वजह से भी स्ट्रेस में जाती हैं खवातीन। अब एक वो लड़की जो बेचारी इतने स्ट्रेस से गुजरी, 9 माह प्रेगनेंसी का स्ट्रेस, फिर लेबर का स्ट्रेस, बी इट नॉर्मल डिलीवरी, फोर्सेप डिलीवरी, वैक्यूम या सिजेरियन, भाई उसकी बॉडी में तकलीफ तो हो रही है ना, तकलीफ तो कर रही है वो, ठीक है। उसके बाद में आसपास की चाचियां, फुफियां, ताइयां ये आके बोलेंगी है इतनी मोटी हो गई, कैसे वजन कम करोगी, क्या नहीं करोगी। एक बेचारी वो स्ट्रेस से गुजर रही है, ऊपर से उसको बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, वो बेचारी मजीद एम्बेरस हो जाती है। वो मजीद एम्बेरस हो जाती है कि यार मैं तो, मेरी बॉडी तो अब इस काबिल रही नहीं कि अब तो मेरा मियाँ भी मुझ में इंटरेस्ट ले, कि आसपास के लोग भी मुझे कहें कि हाँ भाई ये तो दुल्हन जब बनी थी तब बहुत अच्छी थी और अब बच्चा पैदा करने के बाद। तो ये बहुत सारी चीजें उसको बेचारी को एक एक शर्मिंदा कर देती हैं कि वो सोसाइटी में खड़ी नहीं हो सकती है, वो किसी को फेस नहीं कर सकती है ना, एम्बेरस फील करती है ऑल टुगेदर। प्लस में उसको ये भी बार बार बोला जाता है कि यार तुम्हारा पहला बच्चा है, तुम तो फीड नहीं करा सकती हो। आती है हमारे पास बहुत सारी खवातीन ऐसी आती हैं, या आप कह लें सासें या नंदे, भाई वो उनका पहला बच्चा है, वो फीड नहीं करा पा रही हैं, आप टॉप फीड लिखते हैं। क्यों नहीं करा पा रही हैं? अगर पहला बच्चा है भाई, ये तो कुदरत का कानून है कि बच्चा जैसे ही दुनिया में आएगा अल्लाह ताला दूध उतारते हैं छाती में, इसलिए बच्चे के लिए, ठीक है। तो उनको बार बार ये बोला जाता है, टॉन्ट किया जाता है कि भाई तुम नहीं कर सकते। तो क्या होता है कि उनके पास एक फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी ऑफ बीइंग मदर आ जाती है, ये उनको मजीद डिप्रेशन में लेके चली जाती है कि यार मैं तो एक अब अच्छी औरत भी नहीं हूँ, मैं तो मोटी हो गई, यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लेगा, बच्चा हो गया मेरा, बॉडी मेरी खराब हो गई, नॉर्मल डिलीवरी हुई, ठीक है, जाहिर है जिस्म में चेंजेस आएंगी, नॉर्मल डिलीवरी हुई, अब मेरा मियाँ मुझ में इंटरेस्ट नहीं लेगा, मुझे प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तीसरा, अब मुझे बार बार बोला जा रहा है कि तुम फिट भी नहीं करवा सकती हो, तुम अपना वजन कम कैसे करोगी। तो इसकी चीजें क्या हुई, पाइल अप होती गई और औरत प्रेशर आ जाता है। एग्जैक्टली प्रेशर आता गया, ठीक। एक तो ये चीजें हो गई। सेकंड ये है कि अगर हम कॉजेज की बात कर रहे हैं, एक कॉज तो ये हो गया हार्मोनल चेंजेस का, प्रेशर, फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल प्रेशर और फियर्स, ये आ गया हमारे पास। अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ औरतें जिनको कभी पास हिस्ट्री में कभी डिप्रेशन रहा हो, कभी एंजाइटी रहा हो, किसी को कभी पैनिक अटैक्स होते हैं, ठीक है। पैनिक अटैक्स इन द सेंस के बैठे बैठे कोई इंसान चीखना चिल्लाना शुरू कर दे खामखा में, या ओवर रिएक्ट करे किसी भी चीज पे, ठीक है। उसकी पसंद की बात नहीं हो रही है, वो चीखना चिल्लाना शुरू कर दे और सुने नहीं किसी की बात, ठीक। एंजाइटी हो। तीसरी बात ये होती है लैक ऑफ सपोर्ट, उसको सपोर्ट नहीं मिली। माजी में सपोज होता है बहुत घरों में, कभी कभार ऐसा सिस्टम होता है कि उसमें बहुत सारी बच्चियों को बोलने नहीं दिया जाता, उनको प्रेशराइज रखा जाता है, उनसे बहुत सारी चीजों में राय नहीं ली जाती, तो लड़कियां वैसे ही ओवरऑल लो फील कर रही होती हैं कि यार हमारी तो कोई कहना चाहिए कि औकात ही नहीं है, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है, ऊपर से हमारी शादी हो गई, अब बच्चे हो गए, अब ऊपर से ये सिस्टम शुरू हो जाएगा, ठीक। तो अगर लैक ऑफ सपोर्ट भी आ जाती है तो उसकी वजह से भी ये चीजें, ये डिप्रेशन। अच्छा, जो इस तरह की आपको लगता है जिनकी हिस्ट्री होती है डिप्रेशन की बिफोर प्रेगनेंसी, आपको लगता है क्या ये ज्यादा प्रोन होती हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन में आने के? बिग टाइम, बिग टाइम, बिग टाइम, ठीक है। अच्छा, डिप्रेशन को पहले नहीं, हमारे पास ना एक और कंडीशन होती है, कभी हो सकता है आपने नाम सुना हो, बाइपोलर डिसऑर्डर, जी। ठीक है। बाइपोलर डिसऑर्डर्स होते हैं, प्लस हमारे पास कुछ ऐसे केसेस होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के, ठीक है। स्किज़ोफ्रेनिया बहुत दफा जो है वो ओवरलुक हो जाता है बिकॉज लोग नॉर्मल लगते हैं, ठीक है, लोग जो है बिल्कुल सही है, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी में कोई ना कोई चेंजेस आ रही होती हैं, क्योंकि बस वही डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट वही फील कर सकता है या देख सकता है जिसको पता होगा इन चीजों का, ठीक है।
तो ऑब्वियसली अगर किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर था पहले, अब वो प्रेगनेंसी हो गई, प्रेगनेंसी के बाद डिप्रेशन हो जाने का चांस भी 1 in 4 है। अच्छा, मतलब बढ़ते नहीं है, उतने ही रहते हैं? नहीं नहीं नहीं, लाइक आप ये देखिए, नहीं 1 in 4 तो है ना, ये तो डिप्रेशन का चांस है। सही डिप्रेशन के बाद लाइफ लॉन्ग, तो अब उससे मजीद कम कर लें आप, सही। वो तो फिर एड अप हो रहा है। सेकंड ये होता है कि अगर सपोज किसी को पहले डिप्रेशन हुआ या पहले बेबी हुआ, उसको पोस्टमार्टम डिप्रेशन हुआ, एक कॉज, प्लस उसको बाइपोलर डिसऑर्डर भी है, अभी उसको कितना चांस है? अभी उसको ये चांस है कि वो 50% चांस है कि वो डिप्रेशन में चली जाएगी। सही। बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है, थोड़ा सा बताइएगा। बाइपोलर डिसऑर्डर यानी कि जिनकी शख्सियत के दो रुख होते हैं, ठीक है, ये वो वाले रुख नहीं है जो हम देखते हैं अमूमन, यानी कि ये वो रुख हैं कि जो समटाइम्स वो कभी बिल्कुल नॉर्मल होंगे, लगेगा ही नहीं कि इनको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, और कभी लगेगा कि हाँ भाई ये तो बहुत बीमार हैं या इनको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो इस तरह के जो होते हैं ये डिसऑर्डर्स कहलाते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया है, बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो ये सारी चीजें ऑल टुगेदर मिलके जो हैं वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन या ये जो परफ्यूरम या जो 1.25 महीने का जो टाइम होता है, ये बड़ा एक वल्नरेबल बना देती है एक औरत के लिए, तो वो बेचारी कैसे कूप करे, क्या ना करे, बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, मुझे एक और बात बताइएगा कि जो पोस्टपार्टम का पीरियड है, इसमें डिप्रेशन के साथ साथ फिजिकल क्या चेंजेस आती हैं माँ की बॉडी में, और क्या ऐसे खतरात होते हैं कि डिप्रेशन में अगर वो बच्चे को इतना नहीं सही से देख पा रही है तो बच्चे पे क्या इसका असर होता है, और अगर उसको कोई बीमारी है और वो डिप्रेशन की वजह से वो भी आइडेंटिफाई नहीं हो रही है, इसका कितना खतरा होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। बिल्कुल। अच्छा देखिए, अब माँ है, उसके पास एनर्जी नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है उसके पास, खा पी नहीं रही है, मैदे का प्रॉब्लम है, सर दर्द है, सो नहीं रही है, तो ऑब्वियसली वो बच्चे को भी नहीं देख पाएगी। बच्चे को नहीं देख पाएगी, तो जो शुरू के ये जो टाइम होता है 6 महीने का, जिसको हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का कहते हैं, ठीक है, कि बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध चाहिए। अब सपोज अगर किसी माँ को इतने सारे मसले मसाइल हैं, ठीक, और बच्चे को फीड नहीं करा पा रही है, तो क्या होगा कि वो जो मदर मिल्क से जो बच्चे को इम्यूनिटी जानी है शुरू के 6 मंथ्स में, ठीक है, जिसको बहुत ज्यादा उसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं, बहुत ज्यादा मिनरल्स होते हैं जो कि बच्चे के लिए जरूरी हैं। अब वो शुरू के 6 महीने में अगर बच्चे को वो प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, बच्चे को बॉन्डिंग नहीं हो रही है, माँ उसको नहीं उठा रही है, सीने से नहीं लगा रही है, गोद में नहीं ले रही है, उसके साथ सो नहीं रही है, तो ऑब्वियसली एक वो फिजिकल बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी बच्चे के साथ। सही। दूसरा, बच्चे को अगर वो फीड नहीं करवा रही है तो ऑब्वियसली बच्चे के अंदर जो सारी ये इम्यूनिटी वाले फैक्टर्स हैं, एंटीबॉडीज हैं, वो नहीं जा पाएंगे। तो लेटर ऑन लाइफ में क्या होता है कि बच्चे को भी इश्यूज हो सकते हैं, बच्चे को भी एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, बच्चे को लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो सकता है, बच्चे के माइलस्टोन्स लेट डेवलप हो सकते हैं, अच्छा। प्लस लेट इन लाइफ बच्चे को एस्मा का प्रॉब्लम हो सकता है, एलर्जी का प्रॉब्लम हो सकता है कहीं पे भी स्किन पे, ठीक है। और इवन हम ये बाजुकात समझते हैं कि बच्चे को, वो बच्चा जब बूढ़ा होगा तो डिमेंशिया, ठीक है, भूल जाने की बीमारी, ये हो सकती है लेटर लाइफ में, डायबिटीज हो सकता है, ओबीस हो सकते हैं, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं इसके साथ ना, ठीक है। अब जाहिर है शुरू के 6 महीने में अगर बच्चा वजन नहीं गेन करेगा, बच्चा प्रॉपर माँ के साथ बॉन्डिंग में नहीं रहेगा, तो ऑब्वियसली ये भी इश्यूज होते हैं सारे ना। सही। तो अच्छा, माँ कितना जो है बीमार हो सकती है डिप्रेशन में रहते हुए, उसकी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं राइट आफ्टर डिलीवरी, इसके बारे में बताइएगा। जी, राइट आफ्टर डिलीवरी माँ के अंदर, जैसे मैंने आपसे कहा कि हार्मोनल चेंजेस होती हैं, तो इट टेक्स टाइम टू गो, ठीक है। पूरी बॉडी का सर से लेके पैर तक पूरा ऑर्गन्स जो होते हैं वो सारे रिवर्ट होते हैं अपनी नॉर्मल स्टेट में, ठीक है। अब उसमें जो है ऑब्वियसली सबसे बड़ी बात तो वजन हो जाता है, दूसरी बड़ी बात होती है खाने पीने के चेंजेस में भी, खाने पीने की जो कह लें आप, इश्तहा कह लें या भूख कह लें, उसमें चेंजेस आ जाना। कुछ चीजें अच्छी लगती हैं, कुछ चीजें नहीं अच्छी लगती हैं। ब्लड प्रेशर बाजू का किसी का लो हो जाना या किसी का हाई हो जाना, अगर डिपेंड करता है किसका है, लाइक अगर उसको कोई रिस्पेक्टर नहीं है पुराना, तो प्लस जो है इंटरेस्ट नहीं होगा उसको, ऑब्वियसली उसको मैदे का प्रॉब्लम होगा, वॉमिटिंग हो सकती है, तो ये सारी फिजिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं डिप्रेशन की वजह से, ठीक है। अगर हम इसको नहीं ट्रीट करते हैं तो ऑब्वियसली फिर ये बढ़ते चले जाते हैं और आगे मसले मसाइल पैदा करते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा इस पीरियड में माँ को अपना किस तरह ख्याल रखें, क्योंकि बहुत सारी माएँ जो है नेक्स्ट डे ही जो है काम काज पे वापस चली जाती हैं, घर हो, तो इसमें मुझे बताइएगा कि वो किस तरह जो है अपना ख्याल रखें, इसमें किन किन चीजों पे ख्याल रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और उनकी फैमिली उनको किस तरह हेल्प कर सकती है।
जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल। फैमिली तो एक बड़ा इंटेग्रल पार्ट है कि ऐसी हामला या ऐसी वो खवातीन जो बेचारी अभी इस तकलीफ से गुजरी हैं, उनको फैमिली की सपोर्ट होना बहुत जरूरी है ना। अच्छा, वो तमाम औरतें, मैं यही कहना चाहूंगी जो इस वक्त देख भी रही हैं, सपोज अगर कि वो तमाम औरतें जो प्रेग्नेंट हैं इस वक्त या जिनकी डिलीवरी होने वाली है, तो वो एक तो अपने आप को एजुकेट करें, एक तो अपने आप को देखें, किसी से पूछें, डॉक्टर से बात करें जिसके पास जाती हैं, उनसे पूछें कि भाई जब मेरी डिलीवरी होगी तो व्हाट कैन आई एक्सपेक्ट एट दैट टाइम, मुझे कितना पेन होगा, कितना नहीं होगा, ताकि मेंटली साइकोलॉजिकली वो तैयार रहें। ठीक है, सही। उनको पता होना चाहिए कि यार मुझे अगर लेबर पेन्स होंगे तो कितने स्ट्रांग होंगे और मुझे किस हद तक बर्दाश्त करना है और क्या नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेट योरसेल्फ। ठीक है, डिलीवरी हो जाने के बाद अच्छा खाना है। अच्छा खाने का मकसद ये नहीं है कि बहुत ज्यादा ऑयली फैटी चीजें, और प्लस मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ जो वो बनते हैं मेवे और उछवानी टाइप की जो चीजें बनती हैं, ठीक है, तो वो भी मतलब इस वेदर में या कह लीजिए कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं उनमें तो खाना भी नहीं चाहिए होना, बिकॉज वो सही। बहुत ज्यादा हाई मतलब उनके अंदर मिनरल्स या उस तरह की कुछ चीजें होती हैं कि जो बाजुकात जो है वो चेंजेस ला सकती हैं बॉडी में। ठीक। दूसरा ये है कि अपना नॉर्मल खाएं पिएं, थोड़ी नींद अच्छी पूरी करें अगर हो सकता है तो, और पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें, फ्रेश चीजें ज्यादा लें, बजाय इसके कि ये जितने भी ये कुश्ते या हलवे या इस तरह की चीजें हैं बहुत ज्यादा तली हुई या ऑयल वाली चीजें, इनको थोड़ा अवॉइड करें। ठीक है, और प्लस में ये है कि एक एक बहुत ज्यादा मेजर लाइफ चेंजेस को अवॉइड करना है। जैसे सपोज अगर किसी को घर शिफ्ट करना है और कोई ये सोच रहा है कि आज मेरे बच्चे की आज मेरी बीवी की डिलीवरी हो गई है, सपोज कोई मर्द है अगर, और उसके एक हफ्ते के बाद जो है हम घर चेंज कर लेंगे, तो उसमें भी जाहिर है कम्बरसम हो जाएगा, पैक करना, पैकिंग करना, सामान बिल्कुल। उठाना, सामान लेके जाना। तो ये मेजर लाइफ चेंजेस को भी अवॉइड करना है ताकि सही। आप बाद में डिप्रेशन वगैरह को ना जाएं। दूसरी मैंने आपसे कहा कि प्रिपेयर करना है चाइल्ड बर्थ के लिए कि कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है, तीसरी बात ये है कि अपने शौहर के साथ जरूर बात करनी है जो भी फील कर रहे हैं। ठीक, ये जरूर बात करनी है कि भाई मैं क्या फील कर रही हूँ, क्या नहीं फील कर रही हूँ, मुझे क्या फील हो रहा है, ये जरूर बताएं शौहर को। बिकॉज शौहर ही उस वक्त जो है वो मतलब कि बीवी के और बच्चे के करीब होता है सबसे ज्यादा, और बाद में वो सेकंड रिश्तेदार वगैरह या घर के दूसरे अफराद आते हैं। ठीक, एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि औरतें जो हैं बहुत ज्यादा अपने बच्चे से ज्यादा हैवी चीजें ना उठाएं इस सही। इमीडिएट मेरा टाइम। यही सवाल था कि एक्टिविटी वापस जी, कर सकती है या फिर मतलब उनको जो है थोड़ा आराम करने की भी नहीं जरूरत नहीं है। नहीं कर सकती हैं अगर उनकी डिलीवरी में कोई मसला नहीं आया, कोई लंबा चौड़ा प्रॉब्लम नहीं है, अनकॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी थी, कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल सिंपल वजाइनल डिलीवरी थी, तो आराम से वो दूसरे तीसरे दिन अगर उनकी बॉडी की एनर्जी वापस आ जाती है तो अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, सही। अगर वो औरतें कुछ के अगर किसी को इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी हुई है, सिजेरियन हुआ है, तो लाजमी सी बात है कि वो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन लेकिन इसमें ये भी नहीं है कि बिल्कुल बेड पे पड़े रहना है 10 दिन तक 20 दिन तक। आप हल्के फुल्के अपना अपने बच्चे का काम खड़े होके आप कर सकते हैं। ठीक है, सपोज अगर किसी को सिजेरियन हुआ है तो फौरन नहीं झुकना है, जमीन पे नहीं बैठना है, डब्ल्यूसी नहीं यूज करना है, ठीक है, कमोड यूज करना है वॉशरूम के लिए। ये कुछ हिदायत होती हैं। प्लस इन दिनों में शुरू के 10 दिनों में स्पेशली वो औरतें जिनका सिजेरियन हुआ है, बच्चे से बच्चे के अलावा कोई हैवी चीज नहीं उठानी। ठीक है, सही। लाइक अगर मैं ये कहूँ कि भाई मुझे 10 किलो का आटे का थैला उठाना है या पानी की बाल्टी उठानी है, तो ये नहीं करना। ऑब्वियसली ये नहीं करना, एक तो फिजिकल उसको अवॉइड करने के लिए, सेकंड उस फीलिंग को अवॉइड करने के लिए कि यार मैं नहीं कर पा रही। सही। ठीक है, बिल्कुल। कि यार ये तो नॉर्मल काम है, मैं अब डिलीवरी के बाद नहीं कर पा रही हूँ, तो इट विल ऑल्सो लीड टू अ डिप्रेसिव स्टेट अगेन। ठीक, तो इस तरह से भी हम डिप्रेशन को अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर सब कुछ ठीक है तो दे कैन रिज्यूम बैक देयर नॉर्मल एक्टिविटीज, नो प्रॉब्लम। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन तो हम औरतों के बारे में हमने बात कर लिया कि माओ को होता है, बाप को कितना होता है एज अ पार्टनर, उनको कितना जो है अटैक करता है ये डिप्रेशन, और कितना लंबा चलता है, वो बताइएगा। जबरदस्त, बहुत अच्छा सवाल। उमूमन हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, हम लोग ये समझते हैं कि यार अगर लाइफ में जो भी चेंजेस आ रही हैं कपल की बच्चा आ जाने के बाद तो सिर्फ औरत के अंदर आएंगी, मर्द के अंदर नहीं आएंगी, हालांकि सरासर गलत है। मर्द भी उतना ही इमोशनली अटैच हो रहा होता है, मर्द भी उतना ही इमोशनल उससे टॉर्मेंट से गुजर रहा होता है, डिलीवरी लेबर का स्ट्रेस और हर चीज, हॉस्पिटल आना जाना, बीवी को लेके जाना, बच्चे का हो जाना, अगर अल्लाह करे बच्चा ठीक है तो सही है, अगर नहीं बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, वो नर्सरी में गया है, तो ऑब्वियसली फादर को भी इमोशनल स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, फिजिकल स्ट्रेस है, सब कुछ है।
बहुत दफा हम देखते हैं कि ऐसे मर्द भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। ठीक है। अच्छा, डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक और चीज जो मैंने बहुत ज्यादा ऑब्जर्व की है कि जो न्यूली फादर होते हैं, यानी जिनका पहला बच्चा होता है, बाज़ औक़ात वो बच्चे को नहीं गोद में ले सकते हैं, बच्चे को नहीं उठा सकते। ठीक है। अच्छा। वो कहते हैं हमें डर लगता है। वो मेरे पास आते हैं अक्सर मरीज, ठीक है, एंड दे से कि ये नहीं उठा सकती। वो कहते हैं कि मैं नहीं उठा सकता हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है बच्चा मेरे हाथों से फिसल जाएगा। ठीक है। अगर किसी को ऐसी फीलिंग आती है तो ये भी उसको एक फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी ऑफ बीइंग फादर देती है कि यार मैं तो बाप नहीं बन सकता, मैं तो एक अच्छा बाप नहीं हूँ, मैं तो अपने बच्चे को भी नहीं उठा सकता, मैं तो इसको प्यार नहीं कर सकता। ठीक है। तो उमूमन हमारे माशरे में क्या, ओवरऑल मैं ये बात करूंगी, जहां तक मैंने स्टडी किया है, ये चीजें तो निगलेक्ट हो जाती हैं। बिकॉज एक क्या है कि ओवरऑल मर्दों का थोड़ा बर्दाश्त करने का जो लेवल होता है वो औरतों से थोड़ा ज्यादा होता है। दूसरी बात ये, बहुत सारे मर्द एक्सप्रेसिव नहीं होते, वो बता नहीं सकते कि मैं क्या फील कर रहे हैं, कि भाई लोग उनको टॉन्ट करेंगे कि ओहो मर्द होके ऐसा फील कर रहा है, मर्द होके रो रहा है, या मर्द होके ये फील कर रहा है। ठीक है। तो ये भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। ओवरऑल हमारे पास कोई एज सच एक फिक्स हमारे पास वो नहीं है कि डाटा कि कितने मर्द जाते हैं, बट दे डू गो इनटू डिप्रेशन। जैसे हम औरतों के लिए कहते हैं कि 1 in 9 to 1 in 10 वुमेन जाती है डिप्रेशन में, मर्दों के लिए इतना नहीं है। ठीक है। अच्छा, आपके पास लोग आते हैं इस तरह की कंप्लेन के, जो है ना फादर्स स्पेशली, के मैं जो हूँ इस तरह फील कर रहा हूँ या मैं अच्छा फील नहीं कर रहा, या ये बहुत कम होता है? आते हैं। अच्छा, सही सही। आते हैं कुछ ऐसे कपल्स जो हकीकत में डिस्कस करना चाहते हैं प्रॉब्लम्स को, तो वो अपनी ख्वातीन के साथ आते हैं, बात करते हैं। ठीक है। वो कहते हैं कि भाई डॉक्टर साहब हम ये नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या ये प्रॉब्लम है या क्या इशू है, या मुझे जो है तकलीफ होती है कि मैं अपने बच्चे को उठा नहीं सकता, मैं अपने बच्चे को प्यार नहीं कर सकता ना। तो इस तरीके से, तो दिस इज ऑल्सो कॉमन। अब ट्रीटमेंट जैसे हम औरत का करेंगे वैसे ही मर्द का करना है, कि सपोर्ट देनी है, काउंसलिंग करनी है, बात करनी है, पूछना है। एंड ये वो सब लोग जो देख रहे हैं अभी, ये उनके लिए भी है कि जो भी नए माँ बाप बनने जा रहे हैं, तो वो अपनी जो भी फीलिंग्स होती हैं, वो भी बच्चा पैदा हो जाने के बाद जो भी उनको फील होता है बच्चे को लेके, माँ को लेके, या बीवी को लेके या शौहर को लेके, वो जरूर बताएं। ठीक है। ये बहुत जरूरी होता है। और ऑब्वियसली जब ये ऐसा कुछ पकड़ में आता है तो ऑब्वियसली तभी ट्रीट हो पाएगा। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जितने भी ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, मेनली इनके अंदर मोर देन 50% सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट चाहिए होती है। सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल सपोर्ट कह लो, आप जो है फैमिली की सपोर्ट कह लो, या जी हाँ मियाँ बीवी की बात कर रहे हैं तो पार्टनर्स की सपोर्ट कह लो। जैसे उसके बाद जाके कहीं हम मेडिसिन वगैरह के ऊपर जाते हैं, या हम कंसल्ट करते हैं आगे उनके ऊपर, कि किसी को सेशंस चाहिए, या किसी को एक प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट की सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए। अच्छा, 6 हफ्ते का जो टाइम पीरियड है उसमें अगर डिप्रेशन से गो थ्रू कर रही है माँ, तो दैट्स नॉर्मल। तो ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास आने की जरूरत नहीं है, लेकिन घर पे जो है अपना ख्याल रखें और जो आपने एडवाइस किया वो करें। और 6 हफ्ते या 2 मतलब 3-4 महीने हो जाएं और उसकी हालत ठीक ना हो, तो आपको लगता है डॉक्टर के पास आना चाहिए? बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि फिर निगलेक्ट ना करें, फिर लाजमी किसी साइकोलॉजिस्ट को लाजमी आप जो है ना वो कंसल्ट करें। बिकॉज अब तो हार्मोनल चेंजेस भी रिवर्ट होना शुरू हो गई हैं, नॉर्मलाइज होना शुरू हो गई हैं, तो अब हम हार्मोन्स को भी ब्लेम नहीं कर सकते कि भाई अब ये सब इनकी वजह से हो रहा है या कुछ इस तरह है। तो अब ऑब्वियसली हमें दूसरे फिजिकल और साइकोलॉजिकल इश्यूज को फिर जहन में रखना होता है। ठीक है। कि भाई अब ये इश्यूज आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि अब हमें इन्हीं के ऊपर बात करनी है। ठीक ठीक। थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़ेब, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था। आज आपने बात की उस टॉपिक पे जो कि ज्यादातर जिन पे लोग बात नहीं करते हैं। इंशाल्लाह ये बहुत काम आएगा हमारी माओं के लिए, और जो भी एक्सपेक्टेंट कपल्स हैं उनके लिए। अपने सवाल जरूर पूछिएगा, डॉक्टर ज़ेब बिल्कुल जवाब देंगी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन अनदर ग्रेट सेशन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।